हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आईडीटी का चैप्टर नंबर 11 जो कि बात करता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में। बहुत प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। चलो सबसे पहले अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। भाई आप इतना सारा काम कर रहे हो, इतने सारे एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इतने सारे सप्लाई करता है, ठीक है। अकाउंटिंग भी तो प्रॉपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राइट। तो जो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, उसने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, ठीक है, जो भी उसके सर्टिफिकेट में उसने प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस बताया है वहाँ पे उसको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसके मोर देन वन बिजनेस लोकेशंस है तो सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच लोकेशन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी उसके अनडिक्लेयर्ड प्रेमाइसेस में, मतलब कोई जगह है जो कि उसने सर्टिफिकेट में बताया नहीं, वहाँ पे अगर कोई भी बुक्स पाए जाते हैं, हम यही प्रिज्यूम करेंगे कि इट इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर उसके अनडिक्लेयर्ड अदर देन द डिक्लेयर्ड लोकेशन, यानी कि अनडिक्लेयर्ड लोकेशन पे कोई गुड्स पाए जाते हैं, हम क्या समझेंगे कि ये डीम्ड सप्लाई है एंड उसको टैक्सेबल भी कर देंगे एंड उस पर उस सामने वाले बंदे को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। समझ में आया? छोटा सा टॉपिक है, फटाफट निपटने वाला है, ध्यान देते जाओ। क्या है वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स जो आपको मेंटेन करना है, ठीक है। शॉर्टकट है सूपी। क्या है शॉर्टकट? सूपी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो भी गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं उसकी डिटेल मेंटेन करनी है, ठीक है। उसके बाद में जो भी गुड्स और सर्विसेज आपने सप्लाई किया है, रिसीव किया है, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ओपनिंग बैलेंस, क्या चीज़ रिसीव करी, क्या चीज़ सप्लाई करी और क्या अपना वेस्टेज हुआ है, स्टॉक की पूरी डिटेल रखनी है। लेकिन याद रखना, कॉम्पोजिशन डीलर को ये काम करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद में रिकॉर्ड ऑफ द आईटीसी क्लेम, जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया है उसकी डिटेल्स रखनी है। टैक्स लाइबिलिटी और जो भी पेमेंट्स आपके किए हैं या करने हैं उसकी डिटेल रखनी है। अगेन टैक्स लाइबिलिटी की तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है। आपको ये अपना क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर को ये रखने की ज़रूरत भी नहीं है। एज पर द जीएसटी रूल्स, कमिश्नर जो भी चीज़ें दी गई होगी या कमिश्नर नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी चीज़ें बोली गई होगी वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट है सूपी। एस से आता है स्टॉक रिकॉर्ड्स, ओ से आता है आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, ठीक है। उसके बाद अदर प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स, पी से आता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग और आई से आता है आईटीसी क्लेम्ड एंड इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई के रिकॉर्ड्स। ये तो सबको मेंटेन करना है। अब कुछ अलग लोग हैं, स्पेसिफाइड लोग हैं जिनको कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। क्या मेंटेन करना है भाई? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन की बात करूँ ना, तो अपार्ट फ्रॉम द मैंडेटरी चीज़ें, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, इनको रस्सी अलग से मेंटेन करनी है। अभी रस्सी क्या होता है? रस्सी मतलब जो भी रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, वो इनको जो भी रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शंस हुए हैं इन लोग जिसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, उसमें रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि इन्वॉइसेस, चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर, सब मेंटेन करना है। एडवांस रिसीव किया है, किसी को पे किया है या कभी एडजस्ट किया है, वो मेंटेन करना है। सप्लायर एंड रिसिपिएंट की डिटेल, जो भी नाम और एड्रेस है वो मेंटेन करना है। कहाँ कहाँ पे क्या क्या लोकेशंस पे आपने अपना माल स्टोर करके रखा है, स्टोरेज लोकेशंस बताना है। एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की डिटेल बताना है। तो रस्सी हो गया। रस्सी मतलब रिवर्स चार्ज, आर फॉर रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शंस, ए फॉर एडवांसेस रिसीव्ड, पेड, एडजस्टेड, एस से आ गया आपका सप्लायर एंड रेसिपिएंट की डिटेल, नाम और एड्रेस, एक एस से आ गया आपका स्टोरेज लोकेशन और आई से आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिटेल्स। परफेक्ट। एजेंट्स के केस में ऐड टैक्स अलग से क्या मेंटेन करना है? ऐड टैक्स, यानी कि सर ऑथराइजेशन डिटेल्स, मेरे पास अथॉरिटी लेटर है भैया प्रिंसिपल का कि मैं उसके बिहाफ पे गुड्स ले दे सकता हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, उसके बिहाफ पे क्या लिया है और क्या दिया है सबका डिटेल, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू जो भी है सब मेंटेन करूंगा। डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स फर्निश टू ईच प्रिंसिपल, सब प्रिंसिपल जिन जिन के लिए काम कर रहा हूँ उनके लिए फर्निश करने के लिए अकाउंट्स की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड आखिरी में टैक्स पेड ऑन द रिसीट और द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या भी टैक्स का पेमेंट किया है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब आते हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स के केस में जो भी आप मंथली प्रोडक्शन कर रहे हो ना, ठीक है, मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड शोइंग द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड द सर्विसेज यूज्ड, ये मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा क्वांटिटी डिटेल्स जैसे कि गुड्स क्या मैन्युफैक्चर हुए हैं, कितना वेस्ट हुआ है और कितना बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ है, ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको क्या मेंटेन करना है? डिटेल्स ऑफ द सप्लाइड सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज सप्लाई की है। फिर गुड्स यूज्ड इन द सर्विसेज एंड डिटेल्स ऑफ द इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, सामने वाले को सर्विस देने के लिए मैंने क्या इनपुट सर्विस ली थी वो डिटेल भी आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। इसी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं उसको उसकी बिल्डिंग खड़ी करके देने वाला हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल मेंटेन करनी है एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मुझे क्या क्या
नेम एड्रेस, ठीक है, नेम एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है, किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी, जो भी गुड्स रिसीव किए हैं मैंने या यूटिलाइज किए हैं हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उन सारी चीज़ों की, मतलब रिसीव वालों की भी एंड उसके बाद उनकी यूटिलाइजेशन की भी डिटेल मेरे को मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा पेमेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सप्लायर डिटेल्स, यानी कि जिन लोगों से भी मैं गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहा हूँ उनका नाम और एड्रेस भी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर। समझ में आया क्या? ठीक है सर। अच्छा, मान लो हम अनरजिस्टर्ड है तो भी क्या हमको अकाउंट्स रखने हैं? देखो सर, वेयर हाउस ओनर ऑपरेटर को या ट्रांसपोर्टर को ना फिर भी अकाउंट्स रखने पड़ते हैं, और क्या रखने पड़ते हैं वो देख लेते हैं। तो वेयर हाउस ओनर ऑपरेटर को ना, उसका तो बहुत बड़ा गोडाउन है, तो सही है भैया, उसको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखना है फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द गुड्स रिमेन इन द वेयर हाउस। जितने पीरियड के लिए उसके वेयर हाउस में गुड्स पड़े थे, ठीक है, उतने पीरियड के लिए उसको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अबाउट व्हाट? डिस्पैच, क्या क्या माल डिस्पैच हुआ, कब कब गुड्स रिसीव हुए, ठीक है, कब कब गुड्स का डिस्पोजल हुआ हमारे वेयर हाउस से, ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। इवन इफ इज नॉट रजिस्टर्ड बट स्टिल वांट्स टू कीप द रिकॉर्ड्स, उसको बस एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना है। अच्छा, इसके अलावा उनको ना और एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनको गुड्स को इस तरीके से स्टोर करना है कि कभी भी उसको आइटम वाइज या ओनर वाइज आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही साथ अगर कभी भी प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि हमको तो आपके गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, हम बोलेंगे वो वेयर हाउस में पड़ा है, तो वो वेयर हाउस वाले को इस हिसाब से गुड्स को स्टोर करना है कि हम ऑन डिमांड बेसिस पे उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकें। समझ में आया सर? परफेक्ट। ट्रांसपोर्टर को क्या डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ती है? रिकॉर्ड रखना पड़ता है ऑफ द गुड्स विच दे हैव ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड, गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट अलोंग विद द जीएसटीएन ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी, कंसाइनर कंसाइनी का जीएसटीएन भी रखना पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है बट स्टिल ही वांट्स टू कीप द रिकॉर्ड्स, ठीक है, उसके बावजूद उसको रिकॉर्ड्स रखना है, सो नो नीड टू ऑब्टेन द यूनिक एनरोलमेंट नंबर। समझ में आया क्या सर? परफेक्ट। अब सवाल आता है कि अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, सब समझ लिया, कैसे करना है? मैन्युअली कर सकते हो क्या? बिल्कुल करो, बस बुक्स को अपनी सीरियली नंबर रखना सो दैट हमको पता चले कहाँ से चालू हुआ है और किधर खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिकली रखना है तो क्या रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर कर सकते हो, बट इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप होना चाहिए, ठीक है, विच विल हेल्प यू मेंटेन द डेटा एंड प्रिवेंट द डेटा लॉस, ठीक है। मस्ट बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड इन द हार्ड कॉपी एंड इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट, बराबर है। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट प्रोवाइड फाइल डिटेल्स, पासवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशंस व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। फाइल की डिटेल्स होनी चाहिए, पासवर्ड्स होने चाहिए, सारी चीज़ें आप दे दो सो दैट सामने वाला बंदा उसको चेक कर सके। नो एंट्रीज कैन बी इरेज्ड, इफेस्ड और ओवर रिटन, किसी भी एंट्री को आप इरेज नहीं कर सकते, ओवर राइट नहीं कर सकते। जो भी आपकी इनकरेक्ट एंट्रीज है, ठीक है, मस्ट बी स्कोर्ड आउट अंडर द अटेस्टेशन बिफोर मेकिंग करेक्शन। अगर किसी भी गलत एंट्री को करेक्ट करना है ना, तो पहले उसको अटेस्टेशन करना पड़ेगा कि भाई हम उसको ठीक करने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मस्ट मेंटेन अ लॉग ऑफ ऑल द एडिट्स एंड डिलीशन, जैसे एक ऑडिट होता है ना, ऑडिट ट्रेल, ठीक है, वो लॉग होता है जिसमें सारी जो भी चीज़ें आपने अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करी है, एंट्री में कब करी, किस किस दिन पे करी, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है, और क्या चेंज करा वो भी पता चल जाता है। इसके बाद में आता है प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान मस्ट बी प्रिजर्व्ड एज पर सेक्शन 36। कितने दिन तक प्रिजर्व करना भी बता दूंगा। मेंटेन अगर मैन्युअली कर रहे हो तो इट शुड बी एक्सेसिबल एट द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, सिंपल। प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, आपको क्या करना है, ऑन डिमांड बेसिस पे रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट प्रोक्योर, ठीक है, मस्ट प्रोड्यूस, प्रोक्योर नहीं, प्रोक्योर तो हमको करना है, सामने वाला बंदा जब कभी भी उससे हम डिमांड करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वो दे पाना चाहिए ऑन डिमांड बेसिस। समझ में आया? कॉन्सिक्वेंसेज, अगर आप फेल कर जाते हो टू मेंटेन द अकाउंट्स तो क्या होगा? टैक्स पेबल जो आएगा ना, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा तुम्हारे लिए कि अब तुमको कितना टैक्स पे करना है, एंड 73, 74 जो भी उनको ठीक लगता है वो उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन लगा देंगे एंड पॉसिबल पेनल्टी भी लगा देंगे। 73 में गलती होती है, 74 में फ्रॉड होता है, ठीक है सर। सेक्शन 36 बोलता है कि व्हाट इज द रिटेंशन पीरियड ऑफ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो जनरली इट इज 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। 24-25 का रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मान के चलो 24-25 के लिए आप रिटर्न कब तक फाइल करोगे? 31 दिसंबर तक, ठीक है सर, तो वो उसका ड्यू डेट है। अब 31 दिसंबर से 72 मंथ्स यानी कि 6 साल, तो 2000 आपका 26 का पूरा साल जाएगा, 27, 28, 29, 30, 31, इतने साल तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। और कभी अगर आपका मामला कोई अपील में, रिविजन या लीगल प्रोसीडिंग में फंसा हुआ है
तो जब वो चीज़ खत्म होती है, आपका फाइनल वहाँ से ऑर्डर आता है, ठीक है, 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील, रिविजन और इन्वेस्टिगेशन, उस जिस दिन वो फाइनली खत्म होता है उस दिन से 1 साल या फिर 72 मंथ्स, विच एवर इज लेटर, उतने पीरियड के लिए आपको अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आएगा सर? क्लियर है? इसी के साथ 10 मिनट के अंदर अपन ने पूरा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर को खत्म कर दिया है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।